आईआईएम में मैनेजमेंट गुरुओं से सुशासन की ट्रेनिंग ले रहे मंत्री योग कर रहे हैं। चिंतन शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत योग ध्यान से की गई। हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा ने योग किया। अलग आसनों से बॉडी पर पड़ने वाले असर को मंत्रियों ने समझा। इनसे जीवन और शरीर कैसे संतुलित होगा ये भी जाना। दरअसल प्रदेश सरकार के सभी मंत्री आईआईएम रायपुर के चिंतन शिविर में शामिल हो रहे हैं। मंत्रियों की रूटीन लाइफ से हटकर इस शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें देश के जाने माने एक्सपर्ट्स अलग अलग विषयों पर मंत्रियों की क्लास भी ले रहे हैं। उन्हें बेहतर तरीके से सरकार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच 2047 तक विकसित भारत बनाने का है, तो उसमें छत्तीसगढ़ का भी सहयोग रहने वाला है। हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित करने के लिए और विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने के लिए ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लगातार कल से ही ये नजर बनाए हुए हैं चिंतन शिविर पर। रोहित, क्या हो रहा है दूसरे दिन के चिंतन शिविर में? कब तक चलेगा? क्या कुछ इसकी फाइनल क्लोजिंग होगी और इसका क्या कुछ आउटकम निकलेगा? नितेश, देखिए, शरीर के सुधार और शरीर को बेहतर रखने कैसे रखा जाए, इसके साथ में इसकी शुरुआत हुई है। तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के साथ में सुबह योगाभ्यास किया है और योगाभ्यास के बाद में अब चिंतन का दौर जो है वो शुरू हो गया है। तमाम विषयों पर इसमें चिंतन किया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है इसको बताते हैं। सबसे पहले सुशासन और डेटा विश्लेषण की दिशा पे जो है वो सबसे पहले जो व्याख्या है वो की गई, जो 9:30 बजे से लेकर 10:20 तक चली थी, जिसपे टीबी सिंह निर्देशक जो हैं वो उन्होंने संबोधित किया। इसके बाद में सुशासन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इसके बाद कृषि क्षेत्र पे चर्चा की गई। उसके बाद अभी जो वर्तमान समय पे है वो शिक्षा क्षेत्र पे चुनौती और उसे किस तरह से निपटा जाए, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। जिसके बाद सामाजिक क्षेत्र शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए उसकी चर्चा की जाएगी। और उसके बाद लोकसभा लोक कल्याण सेवा से जो जुड़ी हुई जो प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। जिसके बाद संचार और मीडिया प्रबंधन के बारे में चर्चा किया जाएगा। जिसके बाद जल कल्याणकारी योजनाओं को कैसे आम लोगों तक पहुंचाना है इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तमाम देश के बड़े हस्ती, बड़े विश्लेषक, बड़े व्याख्यान जो है वो तमाम लोग पहुंचे हैं और लगातार सरकार की मंत्रियों को वो समझा रहे हैं विभागीय बारीकी और जनता और सरकार के बीच पे कहां कमी रह जाती है, कहां वो एक पॉइंट होता है जहां पर जनता और सरकार के बीच में कनेक्शन जो है वो नहीं बन पाता। वो चीज़ों को लेकर जो है वो सिखाया जा रहा है। शिक्षा, वित्त प्रबंधन, सुशासन, वो तमाम पहलू है जिस पर चर्चा की जा रही है। और 6:30 बजे तक का समय रखा गया है जहां पर ये चर्चा होगी। जिसके बाद भोजन के दौरान पर एक टेबल टॉक होगा। टेबल टॉक पे भी कई सारी चीजें, बातें निकलेंगी। और इसका लाभ क्या होगा, जो नितेश आपने पूछा, इसका लाभ ये होगा कि 4 तारीख के बाद आदर्श आचार संहिता खत्म होगी। क्योंकि नई सरकार को बने हुए मात्र 4 महीने का वक्त हुआ है और 4 महीने के वक्त में जो शुरू है उसमें 1.5 महीने का वक्त जो है वो आचार संहिता ने ले लिया। तो ऐसे में नई नई योजनाएं बनेगी। जो मोदी की गारंटी और सुशासन की बात कही गई है उसको लेकर चर्चा की जाएगी और उसको लेकर जो है अब 4 तारीख के बाद में रोड मैप तैयार करके उसे लागू, धरातल पे लागू करने को लेकर जो है वो प्लानिंग की जाएगी। तो इस पे मंत्रियों को ये फायदा मिले। जो बचा हुआ समय था जिसे वो जो है उसका सदुपयोग किया जा रहा है। सदुपयोग करने के साथ में उन्हें सुशासन के साथ में तमाम बारीकियों को समझाया जा रहा है ताकि मंत्री सही डिसीजन ले। सही डिसीजन लेने के साथ में सही समय पर वित्त प्रबंधन, क्योंकि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होती है, बजट की सीमा होती है। तो उस वित्त प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए कैसे योजना को धरातल पे लागू किया जाए इसको लेकर ट्रेनिंग की जा रही है। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है आगामी समय पे जो योजनाएं बनेंगी उनकी क्रियान्वयन पर होता हुआ नजर आने वाला है। तो बड़ी बैठक है, बड़ा चिंतन हो रहा है और सुबह से ही तमाम मंत्री क्लासरूम में पहुंच गए हैं। ट्रेनर्स ट्रेन कर रहे हैं उन्हें। ठीक है रोहित, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि इस चिंतन शिविर से प्रदेश के हित में तमाम कदम उठाए जाएंगे और तमाम जो ये चिंतन शिविर का निचोड़ निकलेगा वो प्रदेशवासियों के लिए लाभकारी होगा। रायपुर से बड़ी खबर है जहां कथावाचक प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। राजनीति में धर्म के उपयोग में प्रदीप मिश्रा ने बयान दिया है। धर्म में राजनीति और राजनीति धर्म में चलता आया है। सनातनियों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, इन्होंने कहा है। 2 अपने लिए,
दो राष्ट्र के लिए पैदा करें। जब तक कानून नहीं आता तब तक ज्यादा बच्चे पैदा करें, ऐसा पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है कथावाचक ने। बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और एक सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और एक राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी में जब एक ही घर में बच्चा होगा तो वो माता पिता को पूछेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा, तो राष्ट्र सेवा के लिए 2 बच्चे होना बहुत जरूरी है। रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, ये पंडित प्रदीप मिश्रा ने 4 बच्चों की बात कही है, क्या कुछ और इसके साथ उन्होंने कहा है? और कानूनन ये बात तो सही नहीं लगती, सरकार की योजनाओं को धता बता देने वाला इनका ये बयान है। बिल्कुल, देखिए पिछले 3 से 4 दशक से जब तक देखा जाए नितेश, तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चर्चा हो रही है और ये इस बात को लेकर भी हो रही है क्योंकि भारत बहुत तेज़ी से जनसंख्या जो है भारत की बढ़ती जा रही है, तो तमाम लोग इस पर चिंतित है। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार का बयान अगर प्रदीप मिश्रा ने, जो प्रसिद्ध कथावाचक है, देश भर में नहीं विदेश में भी उनके अनुयायी है, उनकी बातों को मानते हैं, वो जो कहते हैं उसे एक एक चीज़ को जो है वो फॉलो करते हैं, तो ऐसे में अगर उनकी बातों को प्रशंसक उनके अनुयायी मानते हैं तो निश्चित तौर पर दिक्कत बढ़ जाएगी। और मीडिया चैनल होने के नाते हम भी ये अपील करते हैं कि वो इस बात को ना माने, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा जाएगी और सरकारी नियम इस पर क्या कहता है, किस तरह से दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसे कुल 9 राज्य है नितेश जहां पर 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई है। 2 चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत अगर 2 से ज़्यादा बच्चे किसी के होते हैं तो उन्हें नगरीय निकायों पर चुनाव लड़ने के रोक लगाई गई है, वो किसी भी तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर सरकारी नौकरी पर भी दिक्कत है, अगर वो 2 से ज़्यादा बच्चे किसी के होते हैं तो उसे सरकारी नौकरी का भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कई और ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा नितेश, फरवरी 2024 में जब केंद्र सरकार का बजट आया था, उस बजट पे भी एक कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी को यह निर्णय लेना है कि जनसंख्या ना बढ़े, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उससे किस तरह की दिक्कतें हो सकती है। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा बयान है, मानना ना मानना उनके अनुयायियों का काम है, लेकिन अगर ये मान लेते हैं तो दिक्कतें बढ़ जाएगी। नितेश जी रोहित, उम्मीद है कि सरकार की जो योजनाएं हैं परिवार नियोजन को लेकर, परिवार कल्याण मंत्रालय की जो प्रयास हैं उनको इस तरह के बयानों से न धता ना बताया जाएगा अगली बार। और हो सकता है कि कॉमन सिविल कोड को लेकर एक नए तरीके के इनके बयान के बाद बहस छिड़ जाए। बहरहाल जो भी जानकारी थी आपने रोहित बता दी, दर्शक समझ ही गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में मतगणना से पहले बीजेपी के मंथन का दौर जारी है। इसी क्रम में बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के बड़े नेता पार्टी पदाधिकारियों को मतगणना को लेकर टिप्स दे रहे हैं, तो वहीं बैठकों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद बीजेपी ने पहली बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रदेश की 11 लोकसभा सीट पर चुनाव की समीक्षा की गई। चुनाव को लेकर क्लस्टर प्रभारियों से रिपोर्ट भी तलब करवाया गया। इसके साथ इंटरनेशनल रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। तमाम चर्चाओं और कयासों के बाद अब पार्टी मतगणना की तैयारी में जुट गई है। मतलब साफ है कि भाजपा ने तमाम तैयारियों को मुकम्मल करके आगे का रोड मैप बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे चुनाव यहाँ पे तो पहले ही संपन्न हो गए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में करीब 250 से 250 के ऊपर कार्यकर्ता हमारे विभिन्न क्षेत्रों में भी उनका जाना हुआ था चुनाव प्रचार में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में। और उसके आने के बाद एक लोकसभा की दृष्टि से समीक्षात्मक बैठक है और संगठनात्मक विषयों पर और एक संक्षिप्त सी चर्चा भी है। इधर बीजेपी ने जब बड़ी बैठक बुलाई तो कांग्रेस ने मामले को आड़े हाथों लिया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता शिव कुमार डहरिया ने बीजेपी की इस बैठक पर चुटकी लेते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बैठक में अपनी हार की समीक्षा कर रही होगी। अगर जीत की समीक्षा करनी होती तो वो पहले ही कर लेते। चुनाव हुए 7 तारीख को चुनाव हुए हैं और लगभग अब 1 महीने करीब हो रहे हैं, तो ये देर से जागने का काम कर रहे हैं। अब वो समझ गए हैं कि इस बार विधानसभा जैसा रिजल्ट नहीं आएगा, लोकसभा में हारने वाले हैं, तो अपनी हार की समीक्षा वो करेंगे।
आपको बता दें 1 जून को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद 4 जून को मतगणना पर हर किसी की नजर रहने वाली है। ऐसे में जिस तरीके से मतगणना से पहले बीजेपी बड़े लेवल की मीटिंग कर रही है, देखना दिलचस्प हो जाता है कि इसके मायने क्या निकल कर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं। इस बीच रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों में उत्साह देखा गया है। रिजल्ट आने से पहले ही शहर में समर्थकों ने बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल की जीत के बैनर पोस्टर लगा दिए। छत्तीसगढ़ में सबसे हॉट सीट माने जाने वाले राजनांदगांव लोकसभा में काउंटिंग को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी ने वर्तमान सांसद संतोष पांडे को दूसरी बार मौका दिया है। वोटिंग के बाद से कांग्रेस नेता स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात हो गए हैं। लगातार मतगणना स्थल पर 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पे रात्रि कांग्रेस के प्रत्याशी लोग, मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन को कि कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए इनके कार्यकर्ता डटे हुए हैं। आइए जानते हैं कि इनका क्या कारण है कि रात जगह कर रहे हैं। बताएंगे सर कि रात में आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार कब से आ रहे हैं? हम तो जब से चुनाव हुआ है, ईवीएम जब से यहाँ रखे हुए, तब से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर हर दिन हर समय निरीक्षण कर रहे हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर दिन हर समय 24 घंटा कोई ना कोई एक कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ के इसकी निगरानी कर रहा है। हमारे साथ और है कांग्रेस के प्रवक्ता है रुपेश दुबे जी, उनसे भी जानना चाहेंगे। दुबे जी, क्या कारण है कि कहीं हैक तो नहीं हो जाएगा मशीन? यहाँ से रात जगह कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जिस प्रकार से लोकतंत्र के महापर्व में सबकी मंशा होती है कि निष्पक्ष चुनाव हो, निर्वाध चुनाव संपन्न हो, उसी क्रम में ईवीएम मशीनें यहाँ रखी हुई हैं और उसकी निगरानी के लिए हम मोहला मानपुर भी जाते हैं, खैरागढ़ भी जाते हैं और कवर्धा भी जाते हैं, राजनांदगांव भी आते हैं। लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल जी हैं और यहाँ जो ईवीएम रखी है उसकी सुरक्षा के लिए 8-8 घंटे में हमारे 3 कार्यकर्ताओं की यहाँ नियुक्ति की गई है। और उसी क्रम में हम सब भी समय समय पर आकर के उन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। पुलिस के जवान हैं, जो सैनिक हैं, सुरक्षा के जो सैनिक हैं, उनसे मिलकर के हम यहाँ की व्यवस्था का जायजा लेते हैं और पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसकी हम पूरी निष्ठा से और हमारी जो क्षमता है उसके अनुसार पालन करने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ कांग्रेस के लोग और बड़े नेता है जो लगातार यहाँ निगरानी करने आते रहते हैं। विस्तार न्यूज के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में लू लगने से पहली मौत हुई है। लू लगने से ट्रक ड्राइवर की तबीयत बिगड़ी और ट्रक ड्राइवर के इलाज के दौरान मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला ये मृतक निसार अहमद है। विशाखापट्टनम से चरामा के कहाड़ गोंदी डामर लेकर ये ड्राइवर आ रहा था। तो कांकेर से ये खबर है जहां लू लगने से जिले में पहली मौत हुई है। तामेश्वर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तामेश्वर, क्या कुछ खबर है, कैसे इनकी मृत्यु हो गई? बिल्कुल नीतीश, आपको बता दूं, प्रदेश में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, कांकेर में भी पारा जो है 43 डिग्री है। ये जो ड्राइवर था उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला था और विशाखापट्टनम से चारामा की ओर जा रहा था। डामर की गाड़ी लोड थी। अचानक से जो है इनका तबीयत बिगड़ा। इसके बाद जो इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान जो है इसकी मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि सीएमओ जो अविनाश खरे हैं उन्होंने बताया कि इनके शरीर का तापमान जो है 106 डिग्री था, जिसके कारण इसकी मृत्यु की वजह बताई जा रही है। जी ठीक है तामेश्वर, शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और कुछ अन्य खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने के लिए प्रशासन जद्दोजहद कर रहा है। बावजूद इसके कई पुराने आवास में पैसा स्वीकृत होने के बाद भी ये काम पूरा नहीं किया गया है। कई मामलों की जांच अभी अधूरी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल 18 लाख पीएम आवास को नई सरकार ने स्वीकृत किया था और गरीबों को आवास देने का वादा किया था। लेकिन बस्तर के जगदलपुर विकासखंड और बस्तर विकासखंड के अंतर्गत 3000 से अधिक हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने पहली किस्त मिलने के बाद भी अपने मकान पर काम शुरू नहीं किया है। इनमें से 280 ऐसे हैं जिन्होंने 2 किस्त पर
काम तो किया है, लेकिन छत नहीं डालने की वजह से लंबे समय से इनका आवास पूरा नहीं हुआ है। हालांकि किस्त के लिए भी जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को प्रतिवेदन भेजा है। 3000 में से लगभग पिछले 4-5 दिनों में लगभग 250 के आसपास घरों का शुरू हो चुका है। मैं पूरा आशान्वित हूँ कि हम लोग जल्द से जल्द इसको, जितने भी हमारे थर्ड किस्त जो है यानी ढलाई के बाद वाला किस्त जो मिलता है, वो जो है हम लोग कोशिश करेंगे मई 31 तक उसका पूर्ण कंप्लीट कर लें। और बाकी जो बचे हुए जो घर है जो अभी प्लेन से उठ के ऊपर आया है, उन सबको हम लोग कोशिश करेंगे जुलाई 15 के आसपास तक मैक्सिमम घरों को हम लोग कब्जा कंप्लीट कर लें। और जहाँ पे इन लोगों को बताया जा रहा है कि हम लोग कंप्लीट करना नहीं चाहते या फिर रुचि नहीं दिखाया जा रहा है, उनसे कार्रवाई करते हुए उनके पैसा वापस लिया जाने का आरआरसी का भी हम लोगों ने एसडीएम लोगों के सामने प्रेषित करवाया है। और सक्ती जिले में एक टोल प्लाजा बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन टोल प्लाजा बनने से पहले ही उसका विरोध शुरू हो गया है। क्यों विरोध किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। सक्ती जिला मुख्यालय से लगे नेशनल हाईवे 49 में टोल प्लाजा के निर्माण से पहले ही उसका विरोध शुरू हो गया है। कारण यह है कि टोल प्लाजा कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस के महज 200 मीटर की दूरी पर बना है। ऐसे में कलेक्ट्रेट में ड्यूटी करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, साथ ही अपनी फरियाद लेकर आने वाले ग्रामीणों को भी इस टोल प्लाजा से होकर कलेक्ट्रेट या एसपी ऑफिस आना पड़ेगा, जिससे उनको बेवजह टोल टैक्स भरना पड़ेगा। टोल प्लाजा के बन जाने से पूरे सक्ती जिले के लोगों को अनावश्यक टोल का बोझ झेलना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन छोटे छोटे कामों के लिए भी लोग कलेक्टर ऑफिस पहुंचते हैं। कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस के बीच में ये टोल नाका बनाया जा रहा है, जो कि आज बाराद्वार से, सक्ती से, मालसौदा से, जयजयपुर से, सब तरफ से डेली के हजारों आदमी का आना जाना है। एसपी ऑफिस भी और कलेक्टर ऑफिस भी आज 100-200 रुपये डेली का अगर लगेगा तो कितनी बड़ी परेशानी है। टोल नाका जो बन रहा है वो कलेक्ट्रेट कार्यालय के सक्ती और बाराद्वार के बीच में है, जहां प्रतिदिन हमको कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही रोज़ पूरे सक्ती की आधी बस्ती को अपने कार्यों से जाना पड़ता है। उसी प्रकार से जयजयपुर बाराद्वार साइड से भी लोगों को सक्ती आना पड़ता है। व्यापार के हिसाब से एक ही ज़िले के दोनों साइड आना जाना है। और जैसा हम जानते हैं कि टोल प्लाजा में जाने का भी लगता है, आने का भी लगता है। अगर दिन में हम 3-4 बार गए तो हमारा कार्य तो क्या होगा, हम वैसे ही लुट जाएंगे। आगामी समय में लगने वाले टोल टैक्स की चिंता न सिर्फ ग्रामीणों को है, बल्कि सक्ती के व्यापारियों को भी इसकी चिंता सता रही है। टोल प्लाजा बनने के बाद आम नागरिक को तो बहुत परेशानी है। कलेक्ट्रेट जाना है, छोटे छोटे कामों के लिए जाना है। आदमी आजकल 4 व्हीलर 2 व्हीलर में ही जाता है, उसमें टोल देना पड़ेगा। आज एक आवेदन भी अगर देना है कलेक्टर को तो हमें टोल टैक्स देना पड़ेगा। सक्ती जिला मुख्यालय होने के साथ साथ यहाँ तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत में हर दिन आने वाले सरपंच, सचिवों, वकील को भी डेली टोल प्लाजा में टैक्स चुकाना पड़ेगा। ऐसे में टोल प्लाजा के शुरू होने से पहले ही ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं और ग्रामीणों की समस्या पर जिला प्रशासन ने एनएच अथॉरिटी से स्थानीय लोगों को टोल टैक्स में छूट देने की मांग करने की बात कही है। भिलाई जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ हम लोगों ने ये देखा होता है कि नॉर्मली वो वहाँ के लोकल नंबर वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो परमिट कर देते हैं। अब यहाँ जो है अभी फंक्शनल हुआ नहीं है, लेकिन जैसे भी ये फंक्शनल होगा, जब कभी भी एनएच का ये कंप्लीशन हो जाएगा, तो हम अपने तरफ से बेसिकली एनएचआई से रिक्वेस्ट करेंगे थ्रू लेटर कि वो इस प्रकार का रिलैक्सेशन जो दूसरे जिलों में दे रहे हैं, उस प्रकार का रिलैक्सेशन शक्ति जिले में भी। कलेक्टर ऑफिस में सैकड़ों कर्मचारी, अधिकारी जो है इस टोल नाका से डेली जो है पार होके जाएंगे, तो उनको भी यहाँ पे टैक्स पटाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये टोल नाका के चालू होने के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली है, उनकी जेब ढीली होने वाली है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो फरियाद लेके ग्रामीण आ रहे हैं उनको टैक्स न पड़े, जो कर्मचारी हैं यहाँ पे जो काम करते हैं कलेक्ट्रेट में, उनको टैक्स में छूट दिया जाए। जांजगीर से खबर है, जहां दुकान में घुसकर व्यापारी पर हमला किया गया है। 10 से 12 युवकों ने व्यापारी पर हमला किया है। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 10 से 12 लोगों ने घुसकर व्यापारी पर हमला किया।
और भीषण गर्मी से आंगनबाड़ी का समय बदल गया है। अब सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। पहले सुबह 7 से 11 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्र खुलते थे। 1 जुलाई के बाद पुराने समय पर संचालन होना शुरू हो जाएगा और फिर से अपने पुराने समय में आंगनबाड़ी खुलने लगेंगे। राजनांदगांव मत्स्य विभाग में मछली पालन के लिए अपने ही करीबियों के नाम पर करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। शासन की योजनाओं पर मिलने वाली सब्सिडी पर भ्रष्टाचार किए जाने का मामला ये हैरान कर देने वाला है। रिपोर्ट देखिए। राजनांदगांव मत्स्य विभाग में पदस्थ सहायक संचालक गीतांजलि गजभिये ने अपने कार्यालय में ही पदस्थ कर्मी की नाबालिग बेटी, अपनी ननद, वाहन चालक की मां और एक अन्य आदिवासी व्यक्ति के नाम पर लाखों के केस आवंटन कराए हैं। और ये केस खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के नवागांव में मौजूद सिंचाई जलाशय में लगाए गए हैं। हर एक यूनिट में 18 केस शामिल हैं और एक केस की कीमत 56 लाख है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से 60% सब्सिडी और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन से 40% यानी कि कुल 100% आर्थिक सहायता मिली है। सभी की कीमतों का आकलन करें तो अधिकारियों ने 2 करोड़ 24 लाख रुपए के केस अपने रिश्तेदारों और विभाग में पदस्थ कर्मियों के रिश्तेदारों के नाम पर आवंटित करा लिए हैं। फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब मत्स्य विभाग के केस के 3 साल की लीज वसूली के लिए भुवन पोर्ते को नोटिस जारी किया गया, जिसके नाम पर एक केस आवंटित हुआ है। नोटिस मिलते ही वो हड़बड़ाकर विभाग पहुंचा और अधिकारियों से भुवन पोर्ते को सारी जानकारी दी। इसके बाद उसने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सहायक संचालक के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई। जानकारी में कल ये बातें आई हैं, तो डिटेल जो हमने रिपोर्ट्स जो है फिशरी ऑफिसर से बोला है देने के लिए, तो डिटेल रिपोर्ट देंगे और उसके बाद उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। इन जलाशयों में केस आवंटन में करोड़ों की हेरफेर के अलावा 3 साल में मछली पालन भी किया जा रहा है। ये व्यवसाय बाहर से आए लोगों द्वारा किए जाने का मामला भी सामने आया है। प्रत्येक केस के लिए वार्षिक दौर पर अदा किए जाने वाले 7,200 का भुगतान भी 3 सालों से नहीं किया जा रहा है और ये राशि लगभग 15 लाख रुपए हो गई है। लीज की रकम वसूली के लिए वास्तविक लाभार्थियों को नोटिस मिलने के बाद ही आवंटन भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मनोज सिंह, विस्तार न्यूज, राजनांदगांव। और सूरजपुर में एक आरक्षक ने पुलिस विभाग का 17 लाख रुपए गबन कर लिया है। बता दें कि जयनगर थाना में पदस्थ आरक्षक दीपक सिंह को 2014 से यातायात के चालानी कार्रवाई का वसूली रकम ट्रेजरी बैंक में जमा करने दिया जाता था, जिसे आरक्षक जमा नहीं करते हुए फर्जी पर्ची थाने में पेश करता था। मामले की जब उच्च अधिकारियों को भनक लगी तो आरोपी आरक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये पाया गया भी ऑडिट इसमें निराकरण करने के दौरान कि आरक्षक के द्वारा जो पैसे जमा करने के लिए बैंक में जाते थे तो वो पैसा बैंक में जमा नहीं हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा फर्जी इसमें सील लगवा के और इस तरीके का उसको बैंक में जमा नहीं हुआ है, तो उसके द्वारा खुद सीधे गबन किया गया ऐसा प्रतीत हुआ। और प्रथम दृष्टया इस तरीके की चीज़ें पाए जाने पर ही सीधे इसमें FIR किया गया, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और पुलिस विभाग के द्वारा जिसको हमने जिस ड्यूटी के लिए लगाया था उसको गलत करके सीधे सरकारी राशि का गबन करना पाया गया है। तो विभिन्न धाराओं के तहत इसमें हम लोगों ने उसके खिलाफ आरक्षक दीपक सिंह जो जयनगर में है उसके खिलाफ FIR दर्ज किया है। कांकेर के एथलीस्ट, पर्वतारोही, बाइक राइडर और पुलिस कमांडो ट्रेनर बंशीलाल नेताम माउंट एवरेस्ट के हादसे का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए नेपाल के HAMS अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अब 4 दिन बाद उनका शव नेपाल से कांकेर लाया गया है, जहां कांकेर के कानापोड़ में पुलिस विभाग और आसपास के हजारों ग्रामीणों ने बंशीलाल नेताम को श्रद्धांजलि दी। जिस ग्राउंड में वो बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देते थे, उसी ग्राउंड में सैकड़ों बच्चों ने उनके शव के साथ चक्कर लगाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें वहीं की हैं और कांकेर के कानापोड़ में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। बच्चों ने लगातार बच्चों की ट्रेनिंग, वो फिजिकल ट्रेनिंग दिया करते थे, उन बच्चों ने उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन उनका किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके परिवार के लिए सांत्वना भी प्रेषित की है। और इसके बाद आज इस पार्थिव शरीर को हम उनके मूल गांव में सिलतरा में लेके जा रहे हैं और जहां के उनके परिवारजनों को के सुपुर्द उनको किया जाएगा।